Hello students, this is lecture number 2 on the topic balance of payment. We have just completed lecture number 1. In the last, I have told you about the current account and the components of current account. What were the components of current account? अपन ने देखे थे last में, that was visible, invisible and unilateral transfer. Okay, so ये सब अपन ने देख लिया. Now moving on to the next slide and let us start the today's lecture. Now see students, जो balance of current account होगा वो आपके कैसा होगा? या तो फिर होगा current account balance, मतलब जितने पेमेंट्स हैं वो पूरे पूरे किसके इक्वल हो जाएं? रिसिप्ट्स के. Okay, when the value of your exports and goods and services is equal to the value of. सर स्लाइड नहीं खुली है. Okay, just a second. Maybe. See students, the balance of current account तीन टाइप के balances हो सकते हैं. या तो होगा current account balance, it is known as, जहाँ पे आपके सारे receipts, मतलब receipts किसके फॉर्म्स में आएंगे? एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में, और पेमेंट किसके फॉर्म्स में जाएंगे? इंपोर्ट्स के फॉर्म में. तो अगर मेरे एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू इंपोर्ट्स, इवन माय ऑल यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर इक्वल्स टू यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस. मींस वहां पे कोई भी ना सरप्लस है ना डेफिसिट है. फिर उसके बाद अगर देखूं तो या तो आ सकता है करंट अकाउंट सरप्लस, जिसको हम बोलते हैं कैश. अब ये सरप्लस तभी आएगा जब आपका एक्सपोर्ट्स, टेक फॉर द एग्जांपल, अगर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो ज्यादा है और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम है. ओके, और डेफिसिट कब आएगा? डेफिसिट इसका उल्टा, अगर इंपोर्ट ज्यादा है और आपके एक्सपोर्ट्स कम है. एज यू कैन सी, इंपोर्ट्स आर मोर एंड हियर एक्सपोर्ट्स आर लेस. तो ये सिचुएशन बेटा आएगी, तो ये आएगा करंट अकाउंट डेफिसिट. Now, the current account surplus is signifying that the nation is the lender to the rest of the world. मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास करंट अकाउंट सरप्लस है तो मैंने एक्सपोर्ट्स ज्यादा करे हैं, मैंने अपने गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा दिए हैं, इसीलिए मेरे पास करंट अकाउंट सरप्लस है. लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट अगर मैं बोलूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट फेस कर रही है कंट्री, तो आपने इंपोर्ट्स ज्यादा कर लिए हैं, आप लेंडर नहीं बने. This signifies that nation is borrower from the rest of the world and they have not become the lender to the rest of the world. Is this clear? उनको बनना चाहिए था लेंडर, पर इस बार क्या बन गए? वो borrower. ओके, सो तीन बैलेंसेस देख लिए. दैट इज बैलेंस, या तो बैलेंस होगा, या तो सरप्लस होगा, या तो डेफिसिट. नाउ बेटा सी, करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है? आपको यहाँ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखाया है. इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है. एज यू कैन सी, द इनफ्लो इज मोर, इनफ्लो बहुत ज्यादा है और आउटफ्लो बहुत कम है, तो हमारे पास सरप्लस बचा रहेगा. लेकिन वहीं अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूंगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा बेटा? करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होगा? आउटफ्लो ज्यादा होगा और इनफ्लो कम होगा. क्लियर हो गया यहाँ तक? इज इट क्लियर बोथ ऑफ यू? आवाज आ रही है? यस सर. नाउ हाँ करंट हाँ. सरप्लस भी अपन ने देख लिया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी अपन ने देख लिया. दैट इन बोथ केसेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज अफेक्टेड. ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट. लेट अस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. नाउ व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? See, I told you the capital account receipts and payment वो transactions होंगे जो आपके asset and liability को affect करेंगे. किसको affect करेंगे students? They will affect the asset एसेट और and लायबिलिटी. liability position. Okay, तो यहाँ पे देखो, capital account of BOP. What is capital account of BOP? It will record what? It will record all such transactions between resident of a country and the rest of the world which is affecting the asset and liability position. नीचे लास्ट में लिखा हुआ है बेटा, which has caused a change in the asset or liability status of resident of a country. तो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन आपके असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट करेगा,
तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, उसे बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। आज मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ, पर अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी लंदन में परचेज करी, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हुआ कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? टेल मी। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे एक असेट प्रॉपर्टी। हाँ। परचेज किया, प्रॉपर्टी परचेज करी है। चलो अभी अपोजिट सोचते हैं। एक लंदन में बैठा हुआ पर्सन, उसने यहाँ पे एक इंडियन कंपनी परचेज कर ली, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? एक इंडियन कंपनी पूरी पूरी परचेज कर ली, तो अब ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? कैपिटल। तो कैपिटल। एक करंट होगा, करंट करंट। नहीं नहीं बेटा, इट्स कैपिटल। अरे मैंने इंडियन कंपनी परचेज कर ली ना, तो मेरा तो एक असेट बिल्टअप हो गया ना बेटा। एसेट है, हाँ। asset built up हो गया। So whenever asset and liabilities our position is getting affected, तो उस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे कैपिटल। अब देखो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में आते हैं ये सारे ट्रांजेक्शन। सबसे पहला, अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो दैट विल बी इंक्लूडेड। सेकंड, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मींस कि आप बंडल्स ऑफ शेयर्स में देते हो। सपोज कोई फॉरेनर है जिसने रिलायंस में भी इन्वेस्ट किया है, टाटा में भी इन्वेस्ट किया है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करा है, तो ये हो जाएगा उसका इन्वेस्टमेंट। वो भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं, दैट कैन बी ऑन बोथ द डायरेक्शन। फिर अगर मैं बात करूं बेटा, तो नेट बोरोइंग्स। नेट बोरोइंग्स मतलब अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं आउटसाइड इंडिया। फिर नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस, हमको किसी से असिस्टेंस मिल रहा है। याद रखना, असिस्टेंस अलग चीज है और ग्रांट अलग चीज है। देखो असिस्टेंस ऐसी चीज है जो आपको वापस लौटानी पड़ेगी। ग्रांट वैसी चीज है जो दूसरी सरकारें आपको एज अ डोनेशन देती हैं, इसीलिए उसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर में लोकेट करते थे, उनको यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं करते थे। पर अगर वो सरकार ये बोल रही कि भैया हाँ अभी हम समझ रहे हैं आपकी पोजीशन इज नॉट गुड, सो आई एम गिविंग यू एन असिस्टेंस, पर ये मत समझना कि असिस्टेंस आप हमेशा अपने पास रखोगे। जब आपकी पोजीशन अच्छी खासी हो जाए तो आपको इसे पे बैक करना है। इट इज जस्ट लाइक अ लोन। पर हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाए, उसको तभी हम बोरोइंग्स नहीं बोलते। क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में ये सारे ट्रांजेक्शन्स आएंगे। और लास्ट वाला जो मैंने बताया बेटा, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये किसके अंडर रहेगा? ये आरबीआई मेंटेन करता है। ओवरऑल बीओपी इज मेंटेन बाय आरबीआई, पर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या चेंजेस होंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। जैसे आपने बोला कि नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे मीनिंग इज परचेजिंग एन असेट एंड एट द सेम टाइम एक्वायरिंग कंट्रोल ऑन इट। सपोज एक्विजिशन ऑफ फर्म इन वन कंट्री बाय अ फर्म इन अनदर कंट्री। मैंने अभी एग्जांपल दिया ही था कि एक लंदन में बैठा हुआ पर्सन, यूके लंदन में बैठा हुआ पर्सन, अगर कोई इंडियन कंपनी को एक्वायर करता है या कोई इंडियन कंपनी को परचेज करता है, तो ये क्या हो जाएगा? This will be a foreign investment and that will be recorded in capital account transaction. ओके। इफ अ इंडियन बाइस, चलो इसका ऊपर अपोजिट देखते हैं। अगर कोई इंडियन पर्सन है जिसने यूके कार कंपनी परचेज कर ली, तो ये किस ट्रांजेक्शन होगा? दिस विल बी अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल। एज फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ से जा रहा है, वो तो करंट में भी जाता है, लेकिन आपका अगर फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है और असेट बिल्टअप हो रही है या फिर लाइबिलिटी मेरी कम हो रही है, तो दिस वुड बी कैपिटल। अब इसका उल्टा भी सोचो, हो सकता है उसको किसी का लोन रीपे करना है, आगे आएगा बोरोइंग्स के अंदर। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा था कि दीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मींस बंडल्स ऑफ असेट। it is also acquisition of asset but it does not give the purchaser the control over asset। मतलब ऐसा नहीं कि उसने पूरा एक्वायर कर लिया। आज अगर वो यहाँ पे लंदन में बैठ के कंपनी, जो इंडिया की 10 कंपनी है, बड़ी 10 कंपनियों में 10-10% के शेयर खरीदता है, तो 10% शेयर खरीदने से कंपनी का ओनर नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे दिखा एग्जाम्पल, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय अ इंडियन फर्म। तो इंडियन फर्म ने परचेज किया है, पर वो इंडियन फर्म उस पर्टिकुलर की ओनर नहीं होगी, दे हैव ओनली परचेज्ड। तो अगर परचेज किया है, हाँ असेट तो हुआ,
और उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली फॉरेनर्स भी बेटा ये सब चीजें कर सकते हैं, फॉरेनर्स कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन इंडिया, दे आर इन्वेस्टिंग। अब रीजन क्या है, अगेन फॉरेन एक्सचेंज इज फ्लोइंग आउट ऑफ इंडिया, बट इट हैज क्रिएटेड एन असेट। असेट क्या हुआ यहाँ पे क्रिएट, बताओ मुझे, व्हाट असेट आई हैव क्रिएटेड व्हेन आई एम परचेजिंग शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, मेरा असेट क्या होगा, शेयर शेयर। शेयर ठीक है, शेयर्स हो जाएंगे जो मैं एक्वायर कर रहा हूँ। गौरव, इट इज क्लियर? गौरव, इज इट क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। Okay. Now, net borrowings beta. It include external borrowings from or abroad and also referred as commercial borrowings. हो सकता है मुझे commercial purpose के लिए बाहर से पैसा मंगाना पड़े. Now, it has increased my liability. Okay. अगर मैं बाहर से पैसा मंगा रहा हूँ, वो फ्री में नहीं देगा, liability increase करेगा. फिर उसके बाद net external assistance. एक्सटर्नल असिस्टेंट इज व्हाट, अगर गवर्नमेंट कोई मल्टीपल हेल्प कर रही है, इट इज रिटन रेफर्स टू गवर्नमेंट एड, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन एट कंसेशनल, मींस हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। जहां अगर आप बोरोइंग्स लेते तो मैं आपसे 15% लेता, लेकिन आप मेरे से असिस्टेंस मांग रहे हैं तो 15 की जगह आप मुझे 10% का इंटरेस्ट देना, पर आपको देना पड़ेगा। ये ग्रांट नहीं है। ओके, ग्रांट होती तो बेटा ये हो जाता यूनिलेटरल ट्रांसफर। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कभी कभार क्या होता है, वो केस स्टडी दे देते हैं और बोलते हैं जैसे अभी केरला में फ्लड्स हुए थे रिसेंटली और बहुत सारे ग्रांट्स मिले थे, तो वो ग्रांट्स थे, वो असिस्टेंस नहीं थे। अगर वो असिस्टेंस होते तो मैं उसे कैपिटल में रिकॉर्ड करता, लेकिन अगर वो सिर्फ ग्रांट्स हैं तो मैं उसे किस में रिकॉर्ड करूंगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर में, क्योंकि मुझे उसे रीपे नहीं करना है, दे आर जस्ट लाइक अ गिफ्ट। Clear about capital account transaction? Now, moving on to the official reserve transaction. Rishika, just read out what are official reserve transaction. हाँ सर, एक मिनट. Official reserves transactions taken by monetary authority in order to keep the balance of payment balanced, also called accommodating items in balance of payments, includes first, use of foreign exchange reserves, second, borrowing from IMF, third, sale purchase of assets abroad. Okay, क्या बोल रहा है कि वो मॉनेटरी अथॉरिटी डिसीजन लेके इन ट्रांजैक्शन को करेगी सो दैट अकोमोडेट कर सके बैलेंस को, किसके बैलेंस को, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंस को। इसको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन भी बोलेंगे, याद रखना बेटा। आगे जाके मैं एक और चीज बताऊंगा, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग, तो याद रखना अकोमोडेटिंग आइटम कौन सा होगा, अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ होगा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। बाकी जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे बेटा उनको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। आएगा आगे जाके कॉन्सेप्ट भी आएगा, व्हाट आर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन एंड व्हाट आर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो अकोमोडेटिंग कौन सा ट्रांजैक्शन है, ओनली ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज योर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, रेस्ट ऑल ट्रांजैक्शंस आर ऑटोनॉमस। अब इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन होंगे, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसका यूज करेगी आरबीआई टू बैलेंस। अगर रिजर्व खत्म हो जाए तो बोरिंग्स ले लेती आईएमएफ से, अगर वो भी खत्म हो जाए मतलब आईएमएफ भी बोरिंग देने को राजी नहीं है तो वो क्या करेंगी, सेल एंड परचेज ऑफ देयर असेट अब्रॉड, असेट में सेल परचेज करेंगे, अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज में इम्पैक्ट आ जाएगा। सो दिस वाज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे तुमको दिख रहा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें हैं, कैपिटल अकाउंट में पहला है इनफ्लो। तो ये देखो ये सारे इनफ्लोज दिख रहे होंगे, मे बी सपोज इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट करा, एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ, बोरिंग्स आई बाहर से, एक्सटर्नल असिस्टेंस आया बाहर से, और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ट्रांजैक्शन दैट इज बैलेंसिंग फिगर। तो ये सारे हो गए अपने इनफ्लो। और वहीं अगर मैं देखूं सो व्हाट आर माय आउटफ्लो, आउटफ्लो में क्या आ जाएगा, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडीआई इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोरिंग्स बाय अब्रॉड, जैसे कोई बोरिंग हमसे ले रहा है, सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर पर्टिकुलरली आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा बेटा, दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि आपका आउटफ्लो हो रहा है। और वहीं अगर आपका इनफ्लो होगा तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड।
नॉर्मली अकाउंट ऐसा होता है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी कि डेबिट इस साइड होता है और क्रेडिट उस साइड, पर ये याद रखना कि जब इनफ्लो होगा तो देयर विल बी व्हाट ऑन रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ये तुम्हारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जैसा ही लग रहा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आफ्टर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ बीओपी। नाउ जैसे अपन ने बेटा करंट अकाउंट बैलेंसेस पढ़ा था, क्या पढ़ा था? करंट अकाउंट बैलेंसेस, बताओ कितने टाइप के करंट अकाउंट बैलेंस हो सकते हैं? स्टार्टिंग 3 से पढ़ी थी तीन। एक होगा बैलेंस, एक होगा क्या, सरप्लस, और एक क्या और होगा, डेफिसिट। डेफिसिट। तो वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी तीन बैलेंसेस निकल सकते हैं। या तो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, या तो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा सरप्लस पॉइंट पे, या तो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा डेफिसिट पॉइंट पे। इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा? जब सारे ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस पेमेंट्स। अब सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है, आई विल टेल यू इन दी अपकमिंग स्लाइड। नाउ सी, जो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, तो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है बेटा, वो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन सिर्फ आती है सरप्लस और या तो फिर होगा आपका बीओपी डेफिसिट। तो सरप्लस कब हो सकता है? सिंपल, जब आपके रिसिप्ट ज्यादा हो, मतलब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आया है और पेमेंट्स आपके कम हो। अगर ये चीज है, सो दिस इज नोन एज व्हाट, बीओपी सरप्लस। लेकिन वही अगर डेफिसिट की बात करूं बेटा, तो डेफिसिट क्या है? ये वो पर्टिकुलर थिंग है जहां पे मेरे पास पेमेंट ज्यादा है और अब रिसिप्ट्स कम है, तो ये आ जाएगा डेफिसिट के अंदर, दैट इज डेफिसिट ऑफ बीओपी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एज यू कैन सी, अब यहाँ पे वापस मैंने दिखाया आपको एक पर्टिकुलरली बीओपी स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे बेटा करंट अकाउंट दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। तो यहाँ पे डेफिसिट क्यों आया? क्योंकि आपके पेमेंट्स ज्यादा हैं इस बार और आपकी जो रिसिप्ट्स हैं वो कम है। तो यहाँ पे देखो डेफिसिट आया है 100 रुपए का। ओके, वो कैसे निकाला? आप यहाँ पे बैलेंसिंग में कैसे निकालते हो? अगर याद है अपन अकाउंट्स में करते थे लेजर में, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड एंड बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, याद आ रहा है? यस बैलेंस सर। सीडी एंड बैलेंस। तो बेटा वैसे ही बीडी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी अकाउंट है, इसको भी अपन लेजर की तरह ही देखें। तो मुझे यहाँ का डेबिट साइड ज्यादा है, तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए क्रेडिट साइड पे क्या लिखना पड़ा मुझे, 100। तो ये मेरा डेफिसिट दिखा रहा है क्योंकि मुझे इतना क्रेडिट नहीं मिला है, तो ये मेरा डेफिसिट है। ओके, फिर वहीं अगर मैं बोलूं सरप्लस की बात, तो यहाँ पे 2400 हो गया। अब उसको बैलेंसिंग करने के लिए अब मेरे पेमेंट्स कम थे और रिसिप्ट ज्यादा थी, तो इस बार सरप्लस मुझे मिल गया 300 का। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अपना बीओपी सरप्लस, व्हेन पेमेंट्स आर लेस एंड रिसिप्ट्स आर मोर। तो ये मेरा बन गया सरप्लस ऑफ बीओपी। ओके, नाउ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन के बारे में और डिटेल है बेटा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन? मैंने पहले ही बोला था, इनको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज डन टू बैलेंस द बीओपी। सी, इसमें कोई सरकार का प्रॉफिट नहीं है। आरबीआई जानबूझ के ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ट्रांजैक्शंस नहीं करती है। इट ऑलवेज डज सो एज टू अकोमोडेट द बैलेंस ऑफ बीओपी। इट इज important. See, autonomous receipts and autonomous payments give rise to either deficit or surplus. मतलब autonomous transactions क्या होंगे बेटा? Autonomous transactions are those transactions which are done for profit motive. अब ये क्या है, व्हाट दिस ऑटोनॉमस फंडामेंटल बीन? चलो तुम एक एग्जांपल समझते हैं। यू आर टुडे अ बिजनेसमैन। आप क्या हो बेटा? एक बिजनेसमैन। आपका काम क्या है? आप बाहर से इंपोर्ट करते हो चाइना के प्रोडक्ट्स और उनको यहाँ पे अपनी कंट्री इंडिया में अपने बेचते हो। तो आप तो अच्छे खासे वेल्दी पर्सन हो, आपको तो कभी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत इतनी कमी होती नहीं। पर अभी जैसे सपोज टेक फॉर दी सिचुएशन, अभी भी आपका अगर सरप्लस नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप तो इंपोर्ट मंगोगे। आपका बिजनेस ही यही है कि मुझे इंपोर्ट करवाना है बाहर से और यहाँ पे गुड्स बेचने हैं इंडिया में। तो यू आर इम्पोर्टिंग, मतलब आप फॉरेन एक्सचेंज क्या कर रहे हो, बाहर की कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हो। So you are doing transaction because you have a profit motive for it. आपका प्रॉफिट मोटिव उससे जुड़ा हुआ है।
तो ये कौन से ट्रांजेक्शन हो जाएंगे? दीज ट्रांजेक्शंस आर नोन एज ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, जिसमें कोई बिजनेसमैन ये नहीं सोचेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या हालत है। वो बोलेगा कि ये तो सरकार के ऊपर है, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, मेरे को तो प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं तो अपना इनकम क्या करूंगा? इंक्रीज करूंगा। सो दैट इज नोन एज व्हाट? ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। पर अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कौन करेगा? अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन जो करेंगी, दैट विल बी डन बाय गवर्नमेंट। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेंट्रल बैंक का रोल है, क्या वो फाइनेंस करेगा डेफिसिट को? कैसे फाइनेंस करेगा? फर्स्ट बाय रिड्यूसिंग द रिजर्व, या तो बोरोइंग ले लेगा आईएमएफ से, या तो सेलिंग द एसेट। ओके, रिजर्व रिवर्स अकर्स इन केस ऑफ सरप्लस। पर अगर सरप्लस आ जाए तो बेटा इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या कर देंगे? इंक्रीज द रिजर्व कर देंगे। अगर सरप्लस रहता है, देखो ज्यादा सरप्लस भी कभी कभार सिचुएशन को बिगाड़ सकता है, इसीलिए आरबीआई करता है सरप्लस को भी बैलेंसिंग पे लेके आता है। फिर उसके बाद यहाँ बोरोइंग्स ना देते हुए इन्वेस्ट दे देगा आईएमएफ को कि भैया हमारे पास एक्सेस फंड है, आप ले लो। या सेलिंग ना करते हुए क्या कर देगा? परचेज असेट इन अब्रॉड। सो ये क्या हो गए? दीज आर दी कंडीशन एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ट्रांजेक्शन। ओके, यहाँ पे देखो वापस आपके सामने एक ट्रांजेक्शन आया है ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग के बारे में बेटा। तो देखो ऑटोनॉमस में किसको हाईलाइट करा है? वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ट्रांजेक्शन के ऊपर है। दिख रहा है? एवरीबडी कैन सी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन किन किन को बोला है और अकोमोडेटिंग इनको बोला है। इज इट क्लियर फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेटमेंट? ऋषिका, चलिए Yes, गौरव, sir. अकोमोडेटिंग दिख रहा है? अकोमोडेटिंग इज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन एंड वो सारे ट्रांजैक्शन भले चाहे करंट में हो चाहे कैपिटल में हो, तो मुझे वो सारे ट्रांजैक्शन क्या लगेंगे? ऑटोनॉमस। चलो एक सिंपल एग्जांपल, आज अगर तुमको प्रॉपर्टी अच्छी खासी मिल रही है दुबई में और वो बहुत सस्ते रेट पे मिल रही है, तो तुम तो सोचोगे ना मेरा तो मुनाफा है उसमें, आई वांट टू परचेज, भले चाहे फॉरेन एक्सचेंज कम हो या ज्यादा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अगर उसमें प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या करूंगा? परचेज। तो दैट इज व्हाट ऑटोनॉमस। आप हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट सोचोगे एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अबव द लाइन आइटम्स। ऑटोनॉमस का दूसरा नाम क्या होगा? अबव द लाइन। अकोमोडेटिंग सिर्फ करेगा आरबीआई सो एज टू बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं सिर्फ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ट्रांजेक्शन, एंड दैट आर नोन एज बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन। दिख रहा है? इसको हम बोलते हैं बिलो द लाइन ट्रांजेक्शंस। ओके, अकोमोडेटिंग एंड अपना ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग के बीच में अपन डिफरेंस देख लेते हैं एंड देन दिस सेशन विल एंड अप। ऑटोनॉमस का क्या बोला मैंने? एज आई टोल्ड यू, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर ऑलवेज अंडरटेकन on the basis of profit। लिखा हुआ यहाँ पे अब बीओपी ट्रांजेक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी, मतलब उसको बैलेंस से मतलब नहीं। मुझे अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं तो वो ट्रांजेक्शन करूंगा ही करूंगा। दैट इज ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। क्या? एंड accommodating transactions are those transactions, accommodating transactions are those transactions बेटा which are influenced by the state of BOP। मतलब अगर सरप्लस या डेफिसिट है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन लिए जाते हैं। Okay beta, so autonomous transactions are always independent of your BOP and accommodating transactions are always influenced by the deficit and surplus। बस BOP आज खत्म ही हो गया है। That is the last slide of your difference between autonomous and accommodating transaction। Okay, just a second, let me open the correct slide। Now let us see the difference between autonomous and accommodating transaction। सबसे पहला autonomous transactions are what? These are always done for profit maximization। ये सारे ट्रांजैक्शन करते हैं हम प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हमेशा बैलेंस करने के लिए होते हैं डेफिसिट या सरप्लस ऑफ बीओपी। ऑटोनॉमस का दूसरा नाम अबव द लाइन आइटम्स, अकोमोडेटिंग का दूसरा नाम बिलो द लाइन आइटम्स। फिर उसके बाद ऑल आइटम्स इन करंट अकाउंट एज वेल एज जो कैपिटल अकाउंट में दिखते हैं जिनका आउटफ्लो या इनफ्लो
प्रॉफिट मोटिव के लिए है वो सारे कौन से हो जाएंगे, ऑटोनॉमस। पर कमिंग टू योर अकोमोडेटिंग, बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, ड्रॉइंग फ्रॉम एसडीआर, बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक एंड अदर कंट्रीज, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर। सो टुडे वी हैव अंडरस्टूड अबाउट, लेट मी वाइंड अप टुडे सेशन। आज अपन ने स्टार्ट करा और अपन ने देखा था कि करंट अकाउंट के कितने बैलेंसेस हो सकते हैं, तीन। पहला तो खुद बैलेंस वेयर द सरप्लस इज इक्वल्स टू, वेयर द रिसीव इज इक्वल्स टू पेमेंट्स। फिर अपन ने देखा था या तो हो सकता है सरप्लस, या तो हो सकता है बेटा डेफिसिट। ओके, सरप्लस में क्या होगा, रिसिप्ट्स आर मोर एंड पेमेंट इज लेस, एंड डेफिसिट में क्या होगा, रिसिप्ट्स आर लेस एंड पेमेंट इज मोर। फिर अपन ने बेटा आज पढ़ा अबाउट ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। सो ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग में अभी लास्ट डिफरेंस यही बताया था, ऑटोनॉमस आर ऑलवेज डन फॉर प्रॉफिट मोटिव एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स आर डन फॉर द बीओपी, सरप्लस और डेफिसिट बैलेंसिंग। वो बीओपी को बैलेंस करने के लिए ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। ऑटोनॉमस में सारे आ जाएंगे आपके ट्रांजैक्शंस ऑफ योर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट जो अकोमोडेटिंग है उसके अंदर कौन सा आएगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। So with this, we are ending today's lecture. Thank you students for listening today's lecture. Do subscribe my channel for further videos.